यस, सो हम पेरेटो एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे और पेरेटो एनालिसिस के अंदर प्रोज के बाद हम कॉन्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी बिकॉज कॉन्स में ऑलरेडी सी है, इसलिए पीडब्ल्यूसी हम जानते हैं एज अ बिग फोर फर्म। तो पीडब्ल्यूसी, सी से हम कॉन्स पढ़ रहे हैं, तो पीडब्ल्यूडी क्या बोलती है? तीन ही बातें बोलती है कि ऐसा हो सकता है, यानी कि पी से ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो एक्सक्लूड हो जाए। डब्ल्यू से हम इसे बोल सकते हैं कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो जाए किसी प्रॉब्लम्स का, किसी कॉज का। और डी का मतलब हो सकता है डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो हम गलत ले लें। अब समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेरेटो एनालिसिस, कहाँ पेरेटो एनालिसिस हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम पेरेटो एनालिसिस की बात करें तो प्राइसिंग में हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस का कोई कोर प्रोडक्ट है, तो वो कोर प्रोडक्ट का प्राइस 7,000 रुपी है और बाकी अदर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 है। तो आपका बिजनेस का वो कोर प्रोडक्ट है 7,000, तो वो आपका प्रोडक्ट का 20% जो होगा, वो आपका 20% जो है वो 80% आपके बिजनेस के लिए जनरेट करेगा। यानी कि वो 7,000 के 20 प्रोडक्ट से आपके बिजनेस के 80% रेवेन्यू को जनरेट कर लेंगे। फिर दूसरा आता है कस्टमर का एनालिसिस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरा कस्टमर के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से 80-20 एनालिसिस हो सकता है। हम उन 20% कस्टमर पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो हमारे लिए 80% वैल्यू जनरेट करते हैं। स्टॉक कंट्रोल्स का मतलब ये है कि इन्वेंटरी पर किस तरीके से फोकस करेंगे, एबीसी एनालिसिस पर क्या होगा, और क्वालिटी कंट्रोल पर हम कैसे बात करेंगे। तो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस। तो प्रोडक्ट की प्राइस ये कहता है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे 20% ऑफ प्रोडक्ट जो है 80% ऑफ सेल रेवेन्यू क्या करते हो, जनरेट करते हो। देन नेक्स्ट इज, क्या बोलता है ये, तो यहाँ पर इनका कहना है कि एनालिसिस हेल्प्स टू टॉप मैनेजमेंट। ऐसे एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं टू डेलीगेट द प्राइसिंग डिसीजन, कि उन्हें प्राइसिंग डिसीजन किन पर, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्राइसिंग डिसीजन या फिर नई नई स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट को भी हेल्प हो जाता है उन 80% पर, जो उन 20% प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लिस्ट करने पर जो 80% आपका जनरेट करते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है, मोर सोफिस्टिकेटेड प्राइसिंग मेथड जो होता है फॉर स्मॉल पोर्शन आप लगा सकते हैं। तो ये चीज जो है इनका है मेथड। ठीक है, जब हम कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो ये देखते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, तो जब हम कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या कहता है ये समझते हैं। तो इनका कहना है कि अप्रोक्सीमेटली जो 20% आपके, जो बहुत ही फ्यू, जो आपके 20% आपके फ्यू कस्टमर्स हैं, किस तरीके से आपका प्रॉफिट जनरेट करेंगे 80%, तो उस पर फोकस करने के लिए कहा गया। जब हम एबीसी स्टॉक में आते हैं तो ये कहता है कि जो 80% 20% है वो किस तरीके से 80% क्वालिटी ऑफ स्टॉक पर फोकस करेंगे। तो यही देखिए, अप्रोक्सीमेट 20% विटल फ्यू ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, जिसके बारे में ये कहते हैं। और कॉन्सेंट्रेट करना ऑन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉक आइटम्स दैट जॉइंटली अकाउंट्स फॉर 80%। तो कॉन्सेंट्रेट करना on a small portion of stock items that jointly accounts for 80%. Clear it? फिर एप्लीकेशन इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में ये क्या कहते हैं? 20% of an organization cost driven are responsible for 80% of total cost pools. और लास्ट में जब हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि 80% of reported problems can usually be traced to 20% of the various underlying causes.
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पेरेटो बहुत सिंपल और बहुत छोटा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसे अपन बोलते हैं ईमा। ईमा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या आज की तारीख में इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा रीजन हो गया है क्या बात करने के लिए? ऑफ कोर्स। क्यों हो चुका है? क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की इन्वायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा बातें करती है। क्यों करती है? क्योंकि इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज अब एंड हो रहे हैं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। लोग ऐसे प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं कि इतने टाइम के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अभी तो क्या है ना कि हम लोग पेट्रोल और डीजल जो है वो जमीन से ले रहे हैं, लेकिन जब इनका भंडार जो है वो खत्म हो जाएगा तो देन हम किस पर डिपेंड होंगे? तो कई सारे सब्स्टिट्यूट इस पर खोजे जा रहे हैं कि हाँ, हम लोग अब सोलर पावर से क्या करेंगे, एनर्जी कलेक्ट करेंगे। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आप अर्थ के बारे में सोचो, आप सोसाइटी के बारे में सोचो, तो कुछ यही चीजें हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन सब के बारे में सोचोगे और प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचोगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाने वाला है। तो सारी चीजों को साथ लेकर आज की तारीख में काम करने का सिस्टम जो है वो आ चुका है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज अ ईमा। ईमा आखिर है क्या? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं कि ये ईमा की डेफिनेशन हमें क्या बताती है। सर, ईमा बताता है कि एक ऐसी प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ, क्या बोला? ईमा बताता है इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोला? ईमा इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल कॉस्ट। देखो, इन्वायरमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है, आप बोलोगे ये कौन सी कॉस्ट होती है, ये कौन सी कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए एक बड़ी सी कंपनी है, एक बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करती है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारा नदी में बहा देती है। तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग जो है वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, वहां रहने वाले आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड वाटर पी रहा है, उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है और काफी सारी चीजें हो रही है। पहले ऐसा फोकस किया नहीं जाता था, लेकिन आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा जरूरी बात हो चुकी है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीजें कर रही है तो उसे पीछे बैक भी सोचना होगा कि उसे किस तरीके से किस तरीके से उसको क्या करना है, सेट असाइड करना है। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट के बारे में क्या करना, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल कॉस्ट। तो ईएमए जो ईमा है वो यही कहता है कि जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कॉस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सोलर पावर से चल रही है तो उसका जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट होगा वो कम होगा, जो पेट्रोल और डीजल या फिर जो कोयला वाली बिजली से जो है वो काम करती है। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ईमा कहता है वो कहता है प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल कॉस्ट फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग। ईमा identifies and estimate the cost of environment related activities and seek to control these costs. अब हम बात करेंगे मेजर एरियाज फॉर एप्लीकेशन फॉर ईमास। आज कहाँ कहाँ मेजर एरियाज है एप्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एप्लीकेबल हो गया है। देखो क्या होता था ना, पहले इन्वायरमेंट पर फोकस नहीं किया जाता था, इन्वायरमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होती थी। एग्जाम्पल के लिए मैगी, जब मैगी आया तो मैगी ने एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट डाल रखा था जिसकी वजह से मैगी को काफी ज्यादा जो है वो पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो मैगी ने वो पेनल्टी पे करने के लिए मैगी का ही प्राइस बढ़ा दिया, 10 रुपए की मैगी को 12 रुपए कर दिया। तो होता क्या है कि अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट आएगी भी है ना, तो अल्टीमेटली वो कस्टमर की जेब पर जाएगा, क्योंकि कंपनीज क्या करेगी, कंपनीज उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगी। फिर सेकंड आता है बजटिंग। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग ईमा से क्या होगा, हम लोग हमारे बजट को उसमें इंक्लूड करने लग जाएंगे। हमारे बजट में एक कॉलम और आ जाएगा जिसमें हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट के बारे में बात करने लग जाएंगे। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपेरिजल्स के बारे में बात करेंगे, कैलकुलेटिंग कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, एंड सेविंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट एंड सेटिंग क्वालिफाइड परफॉर्मेंस टारगेट्स। तो क्या समझ में आता है अगर हम ये कहें कि ईमा क्या है, तो ईमा जो है वो एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट का एनालिसिस, उसका कलेक्शन है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी प्राइसिंग पर आ सकती है, बजट पर आ सकती है, इन्वेस्टमेंट अपेरिजल्स पर आ सकती है, कैलकुलेटिंग कॉस्ट एंड सेविंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स और सेटिंग क्वालिफाइड परफॉर्मेंस टारगेट्स पर आती है। डन डन।
अब चूंकि हम इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है या तो फिजिकल इंफॉर्मेशन या मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। तो दो तरह के हैं, इन्होंने ये नाम हमें दे रखे हैं कि भाई हम जब इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो एक तो होती है फिजिकल इंफॉर्मेशन, एक होती है मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। ये वाली हमने क्लियर करी। फिर इन्वायरमेंटल कॉस्ट मीनिंग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट मीनिंग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन क्या कहता है। सबसे पहले इन्होंने इसको क्लासिफाई कर रखा है जेनेरिक क्लासिफिकेशन। जेनेरिक क्लासिफिकेशन में पहले क्या होता था, हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट को दो ही पार्ट्स में डिवाइड करते थे, जिसे हम कहते थे इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो नाम से ही लग रहा है बहुत जेनेरिक, जेनेरिक मतलब बहुत जनरल, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग है ना। तो दो ही नाम होते थे, इंटरनल एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। देखो इंटरनल का मतलब होता है वेस्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल मंगवाया, उस मटेरियल में से आपने 2 यूनिट वेस्ट कर दी, ये आपका इंटरनल मामला है ना। अब बाहर एक्सटर्नल क्या होता है, एग्जांपल के लिए आपकी फैक्ट्री से जो है वो कूड़ा कचरा निकला और आपने उसे पानी में डाल दिया, ये एक्सटर्नल है, आपको कोई नुकसान नहीं, आपका तो कूड़ा कचरा आपकी फैक्ट्री से बाहर निकला। लेकिन बाहर वाले जो उस पानी को कंज्यूम करेंगे, उस वाटर को कंज्यूम करेंगे, उनको तो नुकसान है ना। तो आपने वाटर को हार्म किया, मतलब इन्वायरमेंट को हार्म किया। कॉस्ट इंकर टू इम्प्रूव द सिस्टम एंड चेक्स टू अवॉइड वायलेशंस। कॉस्ट इंकर टू इम्प्रूव द सिस्टम एंड चेक्स टू अवॉइड वायलेशंस। तो जो भी वायलेशन को अवॉइड करने के लिए आपने कॉस्ट इंकर्ड करी, क्योंकि अवॉइड करने के लिए, एग्जांपल के लिए आपको लगता है कि आपका इस सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है, आपने उसके लिए कोई कॉस्ट लगाई, ये कॉस्ट भी तो आपके इंटरनल है। एग्जांपल के लिए आपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन क्लाइमेट्स का चेंज हो जाना, या फिर एमिशंस ऑफ कार्बन। तो अगर आप गैसों को यूज कर रहे हो, कोई भी गैस हो रहा है, जैसे कि एमिशंस ऑफ उत्सर्जन हो रहा हो, जैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इस तरीके की गैसें छोड़ रही है, पॉल्यूट कर रही है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, तो इससे क्लाइमेट चेंज होगा। तो वो चीज जो होगी वो एक्सटर्नल होगा। उसके बाद रेगुलेटरी कॉस्ट, जैसे ड्यूटीज और टैक्स और ये पे करते हो, तो ये इंटरनल होता है। लेकिन अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई फोकास आप मतलब सोइल बचाने के लिए या फिर फॉरेस्ट को बचाने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम लगा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें चला रहे हो, हेल्थ केयर आपने अगर खोल रखे, कॉस्ट ऑफ अ पर्सन, तो हेल्थ केयर, क्योंकि अगर वहां जैसे वाटर का एग्जांपल दिया, उन्होंने कंज्यूम किया, तो आपको उनकी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर लेवल, आप जो है वो क्या कर रहे हो, अर्थ का लेवल इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर का, और ये अपफ्रंट और बैक कॉस्ट होती है। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे आप वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई एडिशनल कॉस्ट इंकर कर रहे हो ताकि ये चीज ना हो, आप जो गवर्नमेंट को ड्यूटीज पे कर रहे हो, ये सारी इंटरनल इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। और एक्सटर्नल कहता है कि जैसे आपने वाटर को, या फिर आपने गैसेस छोड़ी, या फिर आपने हेल्थ केयर कॉस्ट अगर आपके किसी पर्सन के ऊपर इंकर हुई है, आपने सॉइल या फॉरेस्ट के लिए कोई इस तरीके का प्लान लगा रखा है, या कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, कुछ अपना भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, या फिर एवरेज टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, वो भी जो है वो एक्सटर्नल है। अब क्योंकि ये तो हमने जेनेरिक क्लासिफिकेशन किया, फिर हमारे यूएस भाई साहब, यूएस बोलता है कि जेनेरिक क्यों रहने दे, हम तो बड़ा करेंगे कुछ। तो उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ये कुछ नाम बता दिए। अब इन्होंने देखो, इन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बताया, इन्होंने बताया एक होता है कन्वेंशनल कॉस्ट, फिर बताया पोटेंशियली हिडन कॉस्ट, फिर बताया कंटिंजेंट कॉस्ट, और लास्ट उन्होंने बताया रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट। इन्होंने 4 कॉस्ट बता दी। इन्होंने बोला इन्वायरमेंटल, ईमा एक नहीं है, ईमा 4 है, ईमा एक नहीं है, ईमा 4 है। इन्होंने बोला एक तो है कन्वेंशनल कॉस्ट। अब ये कन्वेंशनल कॉस्ट क्या होता है इसको समझते हैं, लेकिन इन्होंने नाम बता दिए अपने को। तो एक तो इन्होंने बोला कन्वेंशनल कॉस्ट, यानी कि पारंपरिक लागत। कन्वेंशनल कॉस्ट का मतलब पारंपरिक लागत। क्या बोलता है,
The cost of using raw material, utilized capital goods and supplies are usually addressed in cost accounting and capital budgeting, but are not usually considered environmental cost. However, decreased use and less waste of raw material, utilities, capital goods and supplies are environmental preferable, reducing both environmental degradations and consumption of नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये होता है कन्वेंशनल कॉस्ट, जनरली इसे पारंपरिक कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ यूजिंग रॉ मटेरियल, आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें। फिर आता है पोटेंशियल हिडन कॉस्ट। ये कॉस्ट जो होती है एग्जांपल के लिए अपफ्रंट इन्वायरमेंट कॉस्ट, या फिर रेगुलेटरी को अगर आपने कोई पे किया है तो वो कॉस्ट। कंटिंजेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि बेसिक कॉस्ट, कंटिंजेंट कॉस्ट का मतलब होता है आपने कोई पेनल्टी पे करी है, ठीक है, वो सारी जो होती है वो इसके अंदर कवर होती है। और रिलेशनशिप वाली जो ये कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल, लेस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। नेक्स्ट आता है, अब क्या हुआ कि ये वाले क्लासिफिकेशन के बाद दो जन थे, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, तो इनका नाम है हंसेन एंड मेंडोजा। तो इन लोगों ने भी बोला कि नहीं नहीं, इन्वायरमेंट के बारे में तो हम भी रिसर्च करेंगे। इन्होंने और अलग से कॉस्ट निकाली। इन्होंने बोला एक होता है इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट। देखो प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब होता है किसी के होने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर लेना, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट जो एक फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन खर्च करती है, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे कि पिकिंग पोल्यूशन कंट्रोल, इवेल्युएटिंग, आपने इवेल्युएटिंग कर लिया, पिकिंग पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिए। एग्जाम्पल के लिए आप जो चिमनियों से धुआं निकल रहा है वहां पहले ही आपने फिल्टर सेट कर दिया, तो इससे क्या हुआ ना, आपने वो पहले ही रोक लिया, पॉल्यूट होने से पहले ही रोक लेना। तो इवैल्यूएटिंग एंड पिकिंग पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, प्रिवेंशन का मतलब होता है पहले ही कर देना। आपको पता है पॉल्यूट तो होना है, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री चलाएंगे धुआं निकलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है धुआं छोड़ेगा। अगर हम लोग एग्जांपल के टायर्स बना रहे हैं तो टायर्स धुआं छोड़ेंगे। तो हमने पहले ही क्या कर दिया है, पहले ही इक्विपमेंट इस तरीके का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर दिया है जो क्या करेगा, जो हमारे इन्वायरमेंट को सेफ करेगा। या तो हो सकता है वो फिल्टर कर दे कि चीजों को, या फिर कम जितना गैस वो जो हार्मफुल गैसेस छोड़ रहा है उतनी ना करे। कई सारे इक्विपमेंट्स मार्केट में आते हैं। क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, एग्जाम्पल के लिए इन्वायरमेंटल पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही क्रिएट कर ली कि भाई कोई भी इस तरीके का वेस्ट नहीं करेगा जो इन्वायरमेंट को हार्म करे, कोई भी कूड़ा कचरा जो है वो क्या नहीं करेगा, वाटर में जो है वो नहीं डालेगा, बिकॉज हम जो है वाटर पोल्यूट नहीं करेंगे तो हमें उसकी सफाई की कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। तो हमने ऐसे नॉर्म्स पहले ही क्रिएट कर रखे हैं। इन्वायरमेंटल ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने पहले ही डाल रखा है कि यार ये एरिया में ये वाली चीजों का जो है वो फोकस है, तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप पहले ही R&D करके बैठे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बैठे हो, साइट एंड फोकस फॉरसीबिलिटी स्टडीज आप कर चुके हो, इन्वेस्टमेंट इन प्रोएक्टिव इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रोएक्टिव इक्विपमेंट का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब होता है आपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में पैसा लगा रखा। फिर बात करते हैं हम जो हमारे इन्वायरमेंटल अपरेजल्स कॉस्ट है, मिनियाडी तो इन्वायरमेंटल अपेरिजल कॉस्ट जो होता है वो हमें क्या सिखाता है ये देखते हैं। देखो अब हमने क्या किया, पहले ही प्रिवेंट कर लिया, लेकिन अपेरिजल कहता है कि जिन्हें आप प्रिवेंट नहीं कर पाए, तो हमने अगर एक प्रोसेस स्टार्ट कर दी, हम उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इम्प्रूव द सिस्टम एंड चेक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट fines and penalties, improve system and check in order to prevent fines, penalties, regulatory compliances, परफॉर्मिंग कॉन्ट्रेमिनेशन टेस्ट और ऑडिट। देखो ऑडिट तो क्या होती है, काम हो जाने के बाद ही होती ना, तो ऑडिट ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज। तो अपेरिजल्स कहता है काम हो चुका, यानी कि आपने जो है इन्वायरमेंट को
मतलब जो भी आपका काम था, आपकी मैन्युफैक्चरिंग थी, वो हो चुकी, एनवायरनमेंट हार्म हुआ या नहीं हुआ, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपने जो स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई थी वो फॉलो हुए या नहीं हुए हैं, आप कौन सी चीजों पर निगरानी रखेंगे, वो सारी बातें तो बाद में ही होगी। और फिर आता है दो चीजें जो हमने जेनेरिक में पढ़ी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जैसे वेस्ट हमने वहां पढ़ा था, तो आपका स्क्रैप हो गया, आपने टॉक्सिक मटेरियल डिस्पोजल हो गया, और बैक एंड कॉस्ट और ये सब कुछ हो गया। और जब हम एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे तो भाई बाहर वाले सफाई, जो आप मिट्टी के बारे में बात कर रहे थे, आप लैंड रेस्टोरेशन के बारे में बात कर रहे थे, वही सारी चीजें हैं कि एक्सटर्नल है, कि जो आपने सोइल के लिए, वाटर के लिए कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रखा है, काम करते हो, तो वो सारी चीजें। अब क्योंकि फिर से यूएस वाले लोग अगर खड़े हो गए, अब अभी और बाकी क्लासिफिकेशन, यूएस वाले लोगों ने क्या बोला, पर क्लासिफिकेशन इनका ज्यादा फेमस है, हंसेल वाला ज्यादा फेमस है, कि आप प्रिवेंटिव करो, अपेरिजल्स करो, आप इंटरनल करो, एक्सटर्नल करो, क्योंकि वो जेनेरिक को कवर कर देता है। और यूएस वाले के स्टैंडर्ड्स तो यूएस वालों के पास ही रखे गए, उन्हीं को मुबारक, इस तरीके से बात करी गई है इस चैप्टर के अंदर। डन। और देखो टेक्निक्स क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड अलोकेशन किस तरीके से होता है, तो कुछ टेक्निक्स है। अब क्योंकि क्या होता है, टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अलोकेशन, तो कुछ टेक्निक्स में इनपुट आउटपुट रेशियो है, या फिर आप जो है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग देख सकते हो, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो हमने पढ़ा है वो देख सकते हो, और एबीसी भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, नहीं तो इंटर में देखा है, और फाइनल में तो एबीसी अभी है नहीं। तो इनपुट आउटपुट रेशियो, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो इस चैप्टर में पढ़ा, और एबीसी अकाउंटिंग के थ्रू हम इसे आइडेंटिफाई करके और अच्छे से समझ सकते हैं। बट इतना हमें डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास इतना डिटेल उसका व्यू नहीं है। क्लियर इट? यस सर। नाउ कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वेस्ट है तो वेस्ट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमेबल्स, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट की है, तो इन्वायरमेंट में अगर ये वेस्ट हो रही है तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। वाटर कंट्रोल करो आप, मतलब वाटर को पॉल्यूट होने से बचाओ, इस तरीके की चीजें करनी पड़ेगी। तो इन्होंने यही चीजों के ऊपर केस स्टडी दे रखी है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है रोल ऑफ ईएमए, क्या रोल है। तो रोल जनरली इस प्रोडक्ट का रोल जो है, क्योंकि अब हमें पता है इन्वायरमेंट की कॉस्ट इतनी है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मार्जिन सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेट होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस सेट होगी, बस हो गया। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि इसके प्रोज और इसके कॉन्स क्या है, तो सबसे पहले आता है कि ये आपका रेवेन्यू इंप्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट में रिडक्शन आ जाएगा, पहले ही पता है खर्च कर दोगे तो आप कंज्यूमर से ले पाओगे। इंप्रूव द इमेज, क्योंकि एग्जांपल के लिए आप 10 साल पहले क्या कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि आपको एक भारी पेनल्टी आने वाली है, क्योंकि आप एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हो। 10 साल बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई आपके ऊपर इतनी पेनल्टी। अब क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तुम प्राइस बढ़ा भी नहीं सकते, तुम्हें अपनी जेब से वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तुम कंज्यूमर से ले भी नहीं सकते, और लोगे तो वो स्विच हो जाएंगे। जैसे मैगी के आज कई सारे कस्टमर्स जो है वो अदर प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं, रीजन क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइस बढ़ा दी, और वैसे के वैसे सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में दूसरी कंपनीज के मिल रहे हैं। तो लेकिन वो तो ठीक है कि अब उन्होंने अपनी प्राइस कम नहीं करी और चल रहा है, बट हर चीज ऐसे चल नहीं सकती है ना, हर चीज का ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि भाई आप लोग जो है वो चला सकते हो उस चीज को। चलिए मैगी का तो एक अपना खुद का वो हो चुका ब्रांड बिल्डिंग कि हाँ वो चल सकती है, लेकिन अदर प्रोडक्ट्स भी है, फिर उसे किस तरीके से हम लोग चलाएंगे। जनरली वो होते नूडल्स है, लेकिन हम क्या कहते हैं, मैगी, क्योंकि ब्रांडिंग उसकी इस तरीके से कर रखी है ना, इस तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। अब इसके कॉन्स क्या है, देखो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, चीजें जो होती है वो छोटे लेवल पर हमारे लिए कॉस्ट इंक्रीज कर लेती है, एडिशनल बर्डन डाल देता है। टेक्निक्स तो वैसे भी एडिशनल बर्डन डालती है, और कई बार क्या होता है कि फेलियर का कॉस्ट ज्यादा रहता है, कि भाई चीजें चलेगी या नहीं चलेगी, और ये उन्होंने ओवरऑल कंक्लूजन निकाला है। ये जो चैप्टर था वो हमने फिनिश किया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, 9 मिनट का वीडियो जो है वो एडिशनली वो अलग से रिकॉर्ड किया था लाइव, वो इसके साथ ऐड कर दूंगी। ये रिकॉर्डेड है तो उसको मैं अपलोड कर दूंगी, बिकॉज आई थिंक आज नेटवर्क इश्यू है, कल भी था तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, बट ऐसा कब तक चलेगा। so, और इसी के साथ साथ एक एडिशन जो है, चलिए वो अलग से हम लोग अपलोड करेंगे, इसके साथ ऐड नहीं करेंगे उस चीज को।